Good morning, friends. Welcome back to this session of Basics of Stock Market. तो दोस्तों हमने पीछे सेशंस में देखा कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हमने समझी। हमने समझा कि एनएससी बीएससी क्या है, हमने एक बेसिक समझा कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हमने वर्ल्ड के एक्सचेंजेस के बारे में समझा। तो एक बेसिक सा हमें एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फिर हमने लास्ट सेशन में अपना समझा था कि टर्म्स कौन से हैं बेसिकली। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ईटीएफ क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कमोडिटी क्या होती है एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स में हमने समझा स्वैप क्या होते हैं, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं। दो ये एक्सचेंज में यूज़ नहीं होते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं इसका काम आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शंस। तो ये हमने लास्ट सेशन में समझा था। अगर आपने मिस कर दिया है वो सेशन तो प्लीज़ जाके उसको रिवाइज करें और एक बार फिर से उसको देखें, तो आपको इजी रहेगा ये सेशन में आगे बढ़ने में, ठीक है दोस्तों। तो एक बेसिक सी मैंने डेरिवेटिव्स के बारे में आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे दी थी, ताकि अपने लिए ये रहे कि एक स्ट्रक्चर आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कि टोटल एक स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो शेयर मार्केट में बहुत ऑफन यूज़ होते हैं एंड दीज आर वेरी फेवरेट इन टर्म्स ऑफ डे ट्रेडर्स। जो डे ट्रेडर्स होते हैं या जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या डेली जो खरीदते बेचते हैं चीज़ों को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि हमारे इस कोर्स में मैं यही कोशिश रहेगी मेरी कि पहले आप इन्वेस्टिंग सीखें। तो मैं हमेशा ये प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग बिफोर ट्रेडिंग। तो आपको पहले इन्वेस्टर बनना सीखना पड़ेगा, वहाँ से पैसे कमाइए, फिर आप ट्रेडिंग में पैसे को लगाइए। अदरवाइज अगर आप उल्टा करने की कोशिश करते हैं, पहले ट्रेडिंग करते हैं फिर ये, तो आपकी शेयर मार्केट की जर्नी जल्दी ख़त्म हो सकती है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं एक टाइम पे, और ट्रेडिंग के चक्कर में वो इन सब चीज़ों को पहले करने के चक्कर में अपना मतलब ये तो देखिए, दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ बेसिकली इन्वेस्टिंग पर्पज से यूज़ किया जाता है। कमोडिटी मोस्टली ट्रेडिंग के पर्पज से, डेरिवेटिव मोस्टली ट्रेडिंग के पर्पज से लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की। तो पहले आप इन्वेस्टिंग से समझ लीजिए, वहाँ से एक थोड़ा सा आप बनाना शुरू करिए पैसा। जब आपका पैसा बनने लगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी आपको करना है, ट्रेडिंग एंड ऑल। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये हमने लास्ट सेशन में कवर कर ही लिया था। आज हम लोग समझेंगे दोस्तों मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, कि शेयर मार्केट के अंदर हम लोग जानते हैं कि लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं, कुछ लोग विन करते हैं, कुछ लोग लूज़ करते हैं, बट मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन हैं और कौन इस मार्केट को चला रहे हैं, कौन कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है खुद स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? हो गया एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स एंड करेंसी का एक्सचेंज जो है एमएससी, ठीक है। तो ये एक मेजर एक्सचेंजेस हैं जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के तरीके से ये लोग पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को, ब्रोकर्स को। ब्रोकर को प्लेटफॉर्म मिला, ब्रोकर के थ्रू आपने लिया। सबसे पहले क्या है, एनएससी आ गया चार्ट में। इसने क्या किया है कि सब कुछ ये एक ब्रोकर बनाया, ब्रोकर आया, ब्रोकर ने आपका अकाउंट खुलवाया, फिर आप रिटेलर आए, रिटेलर ने शुरू किया लगाना। अब ये साथ साथ में एनएससी ने कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो जैसे एफआईआईज होते हैं, हम लोग समझेंगे अभी यहाँ पे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जो आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस। तो वो फंड हाउसेस का पैसा लगता है यहाँ पे, जिनको हम एफआईआईज बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फिर साथ साथ में कई सारे फर्म्स होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेज फंड्स एंड ऑल। फिर म्यूचुअल फंड्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एफआईआई जैसे मैंने बोला, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और डीआईआई सिमिलरली डोमेस्टिक। फॉरेन के जब होते हैं तो, और ये अपने लोकल वाले जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये दोनों बहुत बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं और मोस्टली मार्केट को एक तरीके से यही चलाते हैं। मार्केट में अगर कुछ तेज़ी आनी है या कुछ और करना है तो ये लोग बहुत एक मेजर रोल इसमें प्ले करते हैं, एफआईआईज एंड डीआईआईज। तो इनका डेटा हमें मॉनिटर करना चाहिए आइडली। डेटा ऑफ
FII एंड DII। मोस्टली जब FII बेचता है तो DII खरीदता है, और या जब DII सेल करता है तो FII खरीदता है। तो ये लोग मोस्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं अनलेस एंटिल मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा कोरोना वायरस का न्यूज़ था, रशिया यूक्रेन का वॉर था, उन सब टाइम पे ये लोग दोनों मिलके सेलिंग कर सकते हैं। या बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आई, कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट कर दिया, अच्छा बजट आया, तो दोनों मिलके खरीद भी सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम एक बेचता है दूसरा खरीदता है। तो इसलिए इनका डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, कि हमें पता चलता रहेगा कि मार्केट किस ओर जाने वाली है। और यूजुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये समझिए नंबर 1 है, और ये उसके बाद आते हैं, नंबर 2 है ये। तो इन लोग को हमें इन पे नज़र बना के रखनी चाहिए अगर आपको अच्छा एक इन्वेस्टर बनना है तो। FIIs एंड DIIs क्या कर रहे हैं मार्केट में, कब खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उस पर भी नज़र रखिए। ठीक है, फिर होते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, जहाँ पे आप अपना, अब ब्रोकर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स वो होते हैं जहाँ पे आप अपना डीमैट खोलते हो। जैसा बैंक होता है, बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट जहाँ खोलते हो वो होते हैं ब्रोकर। आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, इसके लिए अलग से स्लाइड एक है, इसके बाद वहाँ पे हम लोग समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए स्टॉक ब्रोकर हो गया। फिर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज क्या है, जैसे कि रिलायंस है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर आपकी इन्फोसिस, जैसे IT की मैं एक बड़ी बड़ी कंपनी उठा रहा हूँ, IT की हो गया TCS। उसके बाद आपका FMCG का हो गया ITC। ठीक है, और ऑटो का हो गया समझिए टाटा मोटर्स या मारुति, जो भी आप ले लीजिए, महिंद्रा, मारुति और ये सब। फार्मा का हो गया आपका डॉक्टर रेड्डी या सिप्ला। डॉक्टर रेड्डी ले लेते हैं चलिए, फिलहाल के लिए चल रहा है, आजकल ट्रेंडिंग है। ठीक है, RIL, TCS, ITC, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डी। स्टील में हो गया आपका JSW स्टील, जिंदल स्टील। JSL भी है, JSW भी है, टाटा स्टील भी है, ये सब अच्छे हैं स्टील सेक्टर में। और इसी तरीके से आपका बैंकिंग में हो गया SBI एंड HDFC। बाकी जो नए नए आते हैं इन सब में अभी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर आपका बड़े शेयर में अदानी हो गया, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी एटसेट्रा। तो ये सब सारे जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरह ही हैं, उन्हीं के शेयर को लोग खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज कौन होते हैं, आपने एक्सचेंज में आप कर रहे हो, ठीक है, NSE है सपोज, NSE से आपने एक शेयर खरीदा। आपने जब शेयर खरीदा, आप समझिए यहाँ पे हो रिटेलर, आप रिटेलर कैटेगरी में आते हो। ठीक है, आपने एक शेयर खरीदा, आपकी रिक्वेस्ट गई आपके ब्रोकर के पास, जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट खुला है उसके पास रिक्वेस्ट गई एक शेयर खरीदने की। उसने आपके बिहाफ पे, आपने खरीदा बट आपको उसका सिस्टम यूज़ करना पड़ा, जो उसका ऐप था या उसका जो। अब जब आपने बाय कर लिया तो T+2 डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा। बट मान लीजिए ब्रोकर के अकाउंट में अगर आता, आपका अकाउंट तो यहाँ खुला हुआ है बट ब्रोकर के अकाउंट में आया और ब्रोकर थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई या उसकी कंपनी बंद हो गई, फिर आपके शेयर का क्या होगा। इसीलिए एक और बॉडी होती है, इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। तो आपका ये सारा शेयर जो आपने खरीदा है वो एक तरीके से जमा होता है। कहाँ जमा होता है, डिपॉजिटरीज में, जो NSDL, CDSL, ये सब डिपॉजिटरीज हैं। आपका शेयर यहाँ जमा है, तो जब भी आप खरीदने बेचने जाओगे इनका अप्रूवल लगेगा आपको। आप इनसे पूछोगे, आप ब्रोकर के पास रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा ये जो खरीदा था मैंने, आपने सपोज रिलायंस का एक शेयर खरीदा, 3 दिन के अंदर वो आपके अकाउंट में आ गया, ब्रोकर के पास दिखने लगा वो। अब आपको उसको बेचना है क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो गया आपका। आप बेचोगे तो आपको NSDL या CDSL से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये शेयर आपका उनके पास चला गया है, ये ब्रोकर के पास नहीं है, ये NSDL और CDSL के पास है आज की डेट में। तो उनसे आपको अप्रूव करना पड़ेगा, अप्रूवल देनी पड़ेगी उनको, देन वो आपके शेयर को लिक्विडेट कर देंगे, मार्केट के अंदर बेच देंगे आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो इसलिए ये आपको ये समझना है कि आपका शेयर ब्रोकर के पास नहीं होता है, आपका शेयर डिपॉजिटरी के पास होता है।
ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, डिपॉजिट है आपका शेयर। पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, आज की डेट में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास स्टोर होता है। ठीक है, फिर क्या है, ट्रांसफर एजेंट्स। अब ट्रांसफर एजेंट्स कौन होते हैं, ये भी एक तरीके से जो ब्रोकर और डिपॉजिटरी के बीच में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसफर एजेंट्स। तो ये भी एक मार्केट प्लेयर हैं, आप जस्ट समझने की समझ लीजिए। तो ये भी ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं वहाँ पे। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इंच हो गया, मतलब कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो बताती हैं कि आप किस कंपनी की रेटिंग, या कोई अगर मान लीजिए बॉन्ड है, बॉन्ड की रेटिंग जैसे हमने देखा ट्रिपल ए रेटिंग, तो उस पर्टिकुलर शेयर की रेटिंग क्या है, अपग्रेड हुई है, डाउनग्रेड हुई है, वो ये सारी रेटिंग कंपनीज उसको रेट करती हैं। ठीक है, रेट करना मतलब कि वो बताती हैं कि कितना दम है अब इस शेयर में, उनके हिसाब से इनकी रेटिंग काफ़ी यूज़फुल भी होती है। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अंदर की चीज़ है, तो इन लोगों को पहले पता चलती है, तो उस रेटिंग को कई लोग फॉलो करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका मतलब अच्छा ही रहता है। इनकी रेटिंग जो होती है वो काफ़ी बोनाफाइडल होती है, काफ़ी लेजिटिमेट होती है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। फिर होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जैसे आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, वो आपको बताते हैं कि आप रिलायंस का एक शेयर खरीद लीजिए 2600 रुपये में, और 2650 तक जाने की उम्मीद है, इस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 2580 का। एसएल टारगेट करंट प्राइस। ठीक है, क्योंकि एनएससी का एक रूल है कि आप कोई भी इंसान इसमें आके एडवाइस नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको एनएससी एडवाइज़र होना चाहिए, या उनका एफिलिएशन आपको होना चाहिए, उनका अप्रूवल आपके साथ होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एडवाइज इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं।